अब बात करेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स की। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स क्या होते हैं और वो उनकी कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो कि अपन इसमें अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में लेते हैं, जो कि हमारे आम आदमी की लाइफ को इजी कर देती है। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम आपका शुरू होता है माउथ से। ठीक है, माउथ में जैसे आप ओरली कुछ लेते हो ना, तो ये यहाँ से आपकी जो वाहिका होती है ना, आहार नाल, आहार नाल के ये आपके इसोफेगस में जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ रेक्टम में पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका स्टोमक, इसके पास ही लीवर भी अटैच रहता है। ठीक है, तो इसके थ्रू, इस व्हीकल के थ्रू वो जाता हुआ लास्ट में आपका रेक्टम में ही फंस जाता है, रेक्टम के थ्रू पास होता है। जैसे आपके यहाँ पे माउथ से कुछ भी दोगे, ओरली माउथ से कुछ भी दिया, ठीक है, पेशेंट ने माउथ से लेगा तो इट्स आल्सो कंसीडर्ड इन दिस, इसमें ये इसी में कंसीडर होगा आपका ये और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। फिर यहाँ पे आपका लीवर और ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लीवर और डायफ्राम प्रेजेंट रहता है जहाँ पे आपका ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे आपकी ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस में या पास करेगी। और यहाँ पे स्टोमक, जहाँ पे आपके पाचक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, सारे के सारे पाचक एंजाइम स्टोमक में प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, वो इसमें मिक्स होने के बाद मिलने का कार्य करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो फिर स्टेप बाय स्टेप वो पास होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जो लगभग आपके ना 21 मीटर के आसपास ही होते हैं। और जब पूरा एडीएमई एब्जॉर्प्शन, जब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो ड्रग्स जो अपन लेटरिन के रास्ते रेक्टम के थ्रू लेटरिन बन के पास हो जाएगी, लेटरिन बन के वो ड्रग्स आपकी निकल जाएगी, जो भी पदार्थ आप लेंगे। तो gastrointestinal agents are substances that have effect on the gastrointestinal tract, such as regulating gastric acidity, controlling gastrointestinal motility, increase water flow and improving digestion। तो अपन ये देते क्यों हैं भाई? gastrointestinal सिस्टम जो होते हैं ये क्या करते हैं? फर्स्ट तो आपका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रेगुलेट करेंगे आपकी, रेगुलेट गैस्ट्रिक एक्टिविटी, रेगुलेट गैस्ट्रिक एक्टिविटी, गैस्ट्रिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये इसको एक्टिवेट करने के बाद फिर कंट्रोलिंग मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये कंट्रोल करेंगे, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये कंट्रोल कर देंगे। उसके बाद में क्या है कि वाटर फ्लो, आपके शरीर में भोजन को पचाने के लिए वाटर फ्लो को ये बढ़ा देंगे, वाटर फ्लो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वाटर फ्लो इंक्रीज करने के बाद में क्या करेंगे, डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे आप। तो ओवरऑल गैस्ट्रिक एजेंट्स अपन इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमारी गैस्ट्रिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर दें, उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को सेट कर दें, वाटर फ्लो और डाइजेशन को मेंटेन कर दें। इसीलिए ये क्या है कि फिर लास्ट में क्या है कि स्ट्रीच होके और एनस के थ्रू ये पास हो जाएगा आपका। तो जैसे कि अपन कोई भी कुछ भी खाया आपने, जैसे कि आपने रोटी खाई, तो रोटी क्या है, माउथ से आपके पास होकर के फिर लीवर में जाएगी, फिर उसके बाद डायफ्राम के थ्रू स्टोमक में जाएगी, स्टोमक में जाने के बाद फिर है ना छोटी आंत बड़ी आंत में प्रोसेस होगी। तो ये साइकिल है ना, ये चलता ही चलता रहेगा। मॉइस इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूरोनम, जिजोनम, इलियम। अब बात करेंगे ये कितने जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो कौन से टाइप्स में डिवाइड करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स आपका जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका एंटासिड। अपन नहीं कहते खट्टी डकार आ रही है तो कुछ अच्छा आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और वो आपका हो सकता है सिस्टमिक, और सेकंड वन जो आपका होगा वो होगा नॉन सिस्टमिक। दो टाइप से अपन इसको डिवाइडेड कर सकते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सेकंड वन जो आपका आएगा
इसी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में ही वो आपका आएगा एसिडी फाइबर। ये इसमें आपका फाइबर रिच कंटेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पाचक एंजाइम्स के साथ मिलकर के पाचन को अच्छे से मेंटेन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव और ये एब्जॉर्बेंट्स होते हैं आपके। उसके बाद में कैथेरेटिक्स, नेक्स्ट जो आएगा वो आपका कैथेरेटिक आएगा। अगला जो क्लासिफिकेशंस में अपन इन्वॉल्व करेंगे वो है आपका एंटी माइक्रोबियल्स। अगेंस्ट जो माइक्रोब्स रहेंगे वो आपके एंटी माइक्रोबियल्स होंगे। तो ये आपके मोटे मोटे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एसिड को बैलेंस करते हैं और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो अब आइडियल एंटासिड्स क्या होते हैं, ठीक है, एंटासिड्स क्या होते हैं, उनकी क्या मतलब वो रहती है हमारे शरीर में। आइडियल एंटासिड्स क्या होते हैं, सिस्टेमिक एल्कोलोसिस होते हैं, जो क्या करते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स अपन काम में लेंगे, ठीक है। इसमें अपन बात कर रहे हैं एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स में आइडियल एंटासिड्स क्या होंगे कि ये सिस्टेमिक एल्कोलोसिस प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टेमिक एल्कालोसिस, सिस्टेमिक एल्कालोसिस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एंटासिड शुड नाइदर बी लेक्सेटिव नॉर कंस्टिपेशन। मतलब ये ना आपका लेक्सेटिव भी नहीं होगा और कंस्टिपेशन भी पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप है ना पेट की सफाई के लिए इसको दे रहे हो और रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता है ना। क्योंकि जब आपको पता है हनुमान जी को जब भेजा गया था कहां से, सीता का पता करने के लिए, अगर वो पता नहीं करते और रावण के साथ मिल जाते तो रक्षक ही भक्षक हो जाता, वही चीज है। तो इसीलिए एंटासिड्स को अपन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स में क्या करते हैं, आपकी लेटरिन को पतला करने के लिए, भोजन को पाचन करने के लिए दे रहे हैं। तो ये है ना कभी भी है ना कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं करेगा और लेक्सेटिव का रोल नहीं करेगा। उसके बाद में क्या है कि इसका इफेक्ट है लॉन्गर पीरियड्स के साथ में रहता है और इसका बफर पीएच 4 से 6 आपके स्टोमक में ही ये डिसॉल्व हो जाता है। पीएच इसका 4 से 6 के बीच में ही इसका पीएच रहता है। और रिएक्शन ऑफ द एंटासिड विद गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड बी कॉज लार्ज एवोल्यूशन ऑफ द गैस। क्या है कि जैसे नहीं कहते और खट्टी डकौर और ये मेरे को गैस बन रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा आपके खाने के साथ में और डकार को बिठा देगा। एंटासिड्स क्या है कि डकार को बिठाने का भी काम करता है। तो ये क्या करता है कि आपके जो पेप्सिन एंजाइम्स है उनको इनहिबिट भी करता है। अब जो आपका सिस्टमिक है और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स को अपन डिफरेंशिएट करने के लिए सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के लिए है कि नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में एब्जॉर्ब होते हैं। ये कहां पे होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में एब्जॉर्ब्स होते हैं, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में एब्जॉर्ब्स होते हैं। उसके बाद में एनआई ग्रुप जो होता है न्यूट्रलाइज H+ आयंस में न्यूट्रलाइज हो जाता है, H+ आयंस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इसमें कैटायनिक ग्रुप जो होगा कंबाइन हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स के साथ में और पेंक्रियास को फॉर्म इनसोल्युबल बेसिक कंपाउंड एंड एक्सक्रीट। उसके बाद में सिस्टमिक एंटासिड्स जो है ना एब्जॉर्ब्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कहां पे एब्जॉर्ब होंगे, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एब्जॉर्ब्स होंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में ही ये आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंटासिड्स, ओके, ठीक है। तो उसके बाद में कैटायनिक ग्रुप होगा जो कि इनसोल्युबल होगा और बाइकार्बोनेट्स मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट आएंगे। तो गाइस यहां तक कोई डाउट्स है आपको, यहाँ तक डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करेंगे मैकेनिज्म्स की, वो ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, एंटासिड्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। एंटासिड्स नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो ये क्या करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्टिविटी करते हैं, बफर
gastric acid so increase the pH to decrease acidity in the स्टोमक। ये क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं। जब आप कुछ भी लेते हो लैक्टोलोज है या कुछ भी लैक्टोलोज दो तो ये क्या करेगा, आपके बफर की पीएच को बढ़ा देगा। आपके शरीर में जो बफर बन रहा है उसकी पीएच को बढ़ा देगा, और बफर की पीएच बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी जो होगी ना, वो आपकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मोटा मोटा रोल यही रहता है स्टोमक में जाने के बाद में। तो इसका यूज रहता है कि आपको उसको पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। जिनको छाले होते हैं ना, उनको ट्रीटमेंट के लिए आप उसको गैस्ट्रिक एसिड्स काम में लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, हंग्रीनेस नहीं आती है, उनकी भूख बढ़ाने के लिए, जिनके पेट में जलन होती है उनकी जलन को मिटाने के लिए। उसके बाद में क्या है कि कुछ ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक पीएच को बैलेंस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके इस पीएच को बैलेंस करने के लिए काम लेते हैं एंटासिड्स के साथ में? तो आपके जो फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम देखना, आप एंटासिड या इलेक्ट्रोलोज जो लेकर के आते हो ना, तो उसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, उसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या करेगा, इसमें हाइड्रोस गिलेट होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 के आसपास होता है। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रपोज होता है, और ये व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है, ऑड्यूलेस होगा, टेस्टलेस होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि एम्फोटेरेटिक इन नेचर होगा और बेसिक इन एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट रहती है। अब आप इसको बनाओगे कैसे, तो इसको क्या करेंगे अपन हॉट सॉल्यूशंस में, हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम, ठीक है, पोटाश एलम स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशंस में इसको मिक्स करोगे, इसके साथ में आप इसमें पोटाश एलम पोटाश एलम के साथ में इसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद में क्या होगा, ये बनेगा आपका, यहाँ पे एक फॉर्मुलेशंस बनेगी। वो कौन सी फॉर्मुलेशंस होगी, वो होगी सोडियम कार्बोनेट बनेगा आपका फर्स्ट, ट्वाइस Na2 SO4 प्लस, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स आकर के पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे, पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे, और पोटेशियम सल्फेट्स के बाद में ट्वाइस AlOH3 एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मुलेशंस हैं, ये क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। तो ये मार्केट में आता है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेमीथाइन के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आपने एल्कोहल हो गया, लैक्टोलोज हो गया। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये तो आपको अल्सर से प्रोटेक्टिव करेगा। उसके बाद में क्या है कि जोलिंगर इलिसन सिम्पटम्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, सेकंड वन जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है, ऑड्यूलेस होगा और टेस्टलेस होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी जो प्रिपरेशंस होती है तो वो आपका है ना, इसमें ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अपन ऐड करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करेंगे। तो दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर दिस हेल्पफुल फॉर दिस मेकिंग ऑफ दिस वन फॉर्मुलेशंस। तो अब जैसे कि आपका है ना, इस कंपोनेंट में अपन नॉर्मल सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो इट्स वेरी टफ, ये काफ़ी इजीली अपन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इजी वे में इसको बनाने की कोशिश करी और प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्ट डिग्रेड होने के बाद तो और वो पेशेंट्स को नुकसान करेगा।
और पेशेंट्स को नुकसान हो गया तो मतलब उसकी मार्केटेड वैल्यू और ब्रांड की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर का मिलता है तो उससे क्या होगा, आपका MgOH2 बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, अपन उसको काम में लेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स में, अल्सर के लिए जोलिंगर रिलीजन सिंड्रोम। सेकंड वन जो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सोडियम तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अपन उसमें NO2SO4 एक अलग से मॉलिक्यूल इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो बन रहा है ना, ये जो कंस्टिट्यूएंट बन रहा है, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इसकी सॉल्यूशंस भी आते हैं, सस्पेंशंस भी आते हैं। इसमें रहता है आपका ड्राइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सल्फेटाइन सस्पेंशन। जैसे आपने मार्केट्स में इसकी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये इनका मेन काम यही है कि भाई ये ना फायर रिटार्डेंट, आपके जो पेट में आग लगती है ना उसको आग को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको गोल्ड माइनिंग या वेयर हाउस में भी काम में लेते हैं। अब अपन बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की। आपने देखा होगा कभी कभी आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप इनो भी लेते हैं, ठीक है ना, तो जाग वाला पदार्थ, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, इनो ही आता है, करेक्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम इनो में ही कंसीडर करते हैं। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं उसको, ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्योंकि ये है ना क्या करता है, आपके पाचक एंजाइम्स को मिक्स करता है, मिक्स करेगा। तो जैसे कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसका स्टोरेज अपन क्या है कि कूल प्लेस में करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये कुकिंग में काम में लेते हैं, एंटासिड बफर सॉल्यूशंस बनाने में। उसके बाद में क्या है कि जलने पे काम में लेते हैं, और इंसेक्टिसाइड बाइट करते हैं उसमें भी अपन काम में ले सकते हैं। अब अपन बात करेंगे, अब नेक्स्ट जो आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट्स क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट चार्ज होता है जो क्या करता है, फाइन व्हाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर्स और ऑडियो बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इनसोल्युबल इन वाटर रहता है, अल्कोहल इनसोल्युबल इन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है ना मिक्सिंग सॉल्यूशन रहता है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ में। अगर कैल्शियम क्लोराइड सोडियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का आप इसमें रिएक्शंस करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट बन जाएगा, एक सोडियम क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल आपके सोडियम क्लोराइड के सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको आपको टेबलेट, पेलेट, सस्पेंशन, पाउडर्स में काम में लेते हैं। इसका अपन जैसे कि मार्केट में रिकियम का नॉर्मल आता है, इसको ठंडे प्लेस पे रखना होता है। ये डाइटरी फाइबर में कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज में लेते हैं, फॉस्फेट बाइंडर होता है, ठीक है, मेडिसिनल टेबलेट्स बनाने में। तो ये जो एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, इंसेक्टिसाइड्स भी होता है। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन भी कोज करेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है कि काउंटर बैलेंसिंग और लेक्सेटिव के लिए अपन काम में लेते हैं। तो इसका जो एल्काली नेचर्स होता है तो एग्रीकल्चर में न्यूट्रलाइजिंग कैपेबिलिटी क्या हार्बर क्रॉप्स के लिए अपन काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको डाउट्स है क्या? इफ यस देन आस्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं।